सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। और ये है आपका लेक्चर नंबर 7। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स है। फर्स्ट मैं आपको क्लास और मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ। देन नेक्स्ट डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, देन एडिंग मेथड्स टू अ क्लास, देन कंस्ट्रक्टर, देन दिस कीवर्ड, देन गार्बेज कलेक्शन। इन सभी टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को आपके फर्स्ट टॉपिक से। सो आज के इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है क्लासेस एंड मेथड्स। सो बेसिकली क्लास क्या होता है? क्लास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम लोग मल्टीपल डेटा मेंबर्स और कुछ ऐसे फंक्शंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इन्वॉल्व हो, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा, वहां पे हमने एक क्लास डिक्लेयर किया है जो कि व्हीकल नाम का क्लास है। ये व्हीकल क्या बता रहा है कि एक हमें ऐसा क्लास क्रिएट करना है जो कि इसके अंदर के जो भी प्रॉपर्टी हो, जो व्हीकल से रिलेटेड हो, लाइक उसके बिहेवियर, उसके प्रॉपर्टीज जो भी हो, उसको यूज करके उसके साथ जो भी ऑपरेशन हो वो परफॉर्म करके हमें एक आउटपुट दे। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक पहला वेरिएबल, जिसे जितने ही वेरिएबल्स हमारे क्लास में होते हैं उसे हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और जितने भी फंक्शंस हम लोग इस क्लास के अंदर यूज करते हैं उसे हम लोग मेथड्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने कुछ डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है, लाइक फर्स्ट हमने डोर्स, देन स्पीड, देन कलर्स। देन हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, रन। तो ये क्या कर रहा है? ये फंक्शन हमारे क्लास के बिहेवियर को स्पेसिफाई कर रहा है, और ये जो हमारे डेटा मेंबर्स यूज हो रहे हैं या ये हमारे क्लास के प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो क्लास बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जो हमारे कुछ, जो किसी भी एंटिटी के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करे, उसे हम लोग क्लास बोलते हैं। देन अगर मान लो सपोज हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया, अगर इस क्लास के अंदर के जितने भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हमने स्पेसिफाई किया है उसे अगर हमें एक्सेस करना है तो उसे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से करते हैं, जो कि मैं आगे के टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है आगे के, और क्लास के एलिमेंट को हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आज का। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट। एक क्लास मान लो हमने डिक्लेयर कर दिया, देन उसका एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे जिससे कि वो उस क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स और मेथड्स हैं उसे एक्सेस कर सके। तो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है किसी क्लास का, देन हम लोग उस क्लास के नेम को यूज करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड बेसिकली यूज होता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए। जब भी हमने सपोज एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसे मेमोरी असाइन करना है, देन इसके लिए हमने न्यू कीवर्ड का यूज करके उसे मेमोरी असाइन कर सकते हैं। क्लास बेसिकली यूज होता है क्लास कीवर्ड के साथ, जिसे क्लास कीवर्ड यूज करके हम लोग क्लास के नेम को ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक क्लास है, सर्कल नाम का क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C1। देन उसे हमने एक मेमोरी एलोकेट किया न्यू कीवर्ड की हेल्प से। देन उसके बाद हमने एक C1 डॉट सेंटर, दैट मीन्स कि ये जो सेंटर है वो हमारे उस क्लास का प्रॉपर्टी होगा, देन उसे एक्सेस कर सकते हैं आसानी से इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो बेसिकली जब भी हमें क्लास के अंदर के मेथड्स और उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना हो तो उसे हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जब भी कोई प्रोग्राम में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो मेमोरी हमेशा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज होती है, मेमोरी हमेशा ऑब्जेक्ट को एलोकेट होती है, ना कि क्लास को। क्लास बेसिकली एक टेम्पलेट हो जाता है, और उस टेम्पलेट में अगर जान डालना है, उस टेम्पलेट में कुछ भी ऐसा चीज को इंक्लूड करना है जो कि हमारे उस क्लास को यूज करने के लिए कैपेबल बनाए, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट की हेल्प से टास्क को डन करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक ऐसी एंटिटी है जिसके हेल्प से हम लोग उस क्लास को मेमोरी एलोकेट करते हैं। देन हम लोग एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे सर्कल का हमने एक क्लास लिया, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C1। वैसे ही हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक क्लास का क्रिएट करके और उस क्लास के अंदर के जितने भी डेटा मेंबर और मेथड्स हैं उन्हें आसानी से एक्सेस कर देते हैं। देन देन आज का नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मेथड्स टू ए क्लास। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक क्लास जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसमें हम लोग मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल डेटा मेंबर्स को यूज करते हैं। वैसे ही जब हमें इस मेथड को स्पेसिफाई करना होता है क्लास के अंदर तो उसका सिंटैक्स क्या है। तो जैसा कि आपको एक स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें मैंने एक सिंटैक्स है, ये बेसिकली मेथड डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है जिसे हम यूज करके उस क्लास के अंदर
मेथड्स को डिफाइन करते हैं। मेथड क्या होता है? मेथड बेसिकली वही फंक्शन है जो कि किसी भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर हमने इस मेथड को बना दिया और हमने उसके अंदर कुछ कोड सेटअप लाइंस ऑफ कोड लिख दिया, तो वो जो मेथड होगा, जो अपना फंक्शन होगा, वो उसको रिस्पॉन्सिबल होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जो भी मेथड और फंक्शन होते हैं दोनों एक ही चीज का नाम है, बस हमें क्लास, जब हम क्लास यूज करते हैं तो उसी फंक्शन को हम लोग मेथड्स बोलते हैं। तो फंक्शन और मेथड में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दोनों एक ही चीज है। देन सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। दैट मीन्स ये इसका स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि वो कहाँ तक यूज हो सकता है हमारे प्रोग्राम में, मतलब कौन कौन से चीज हैं जो इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा, जिससे कि हम लोग उसके एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स कौन सा क्लास, कौन सा अदर प्रॉपर्टीज उस क्लास का जो उसे एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमने पब्लिक स्पेसिफाई किया। दैट मीन्स कि इस फंक्शन को कोई भी अदर क्लास, कोई भी अलग प्रॉपर्टी इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। वैसे ही बहुत सारे एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल है जावा में। मैं सभी के बारे में आपको आगे के टॉपिक्स में बताऊंगा, जो आपको आगे के टॉपिक्स में हर एक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में जानना है। देन नेक्स्ट है आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है इस मेथड का। मान लो कि अगर हमने कुछ रिटर्न करना है वैल्यू, दैट मीन्स कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके लास्ट जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाए तो लास्ट में हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करवाना है। देन उसके लिए हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप को यूज किया है। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करवाना है तो आप इंटीजर यूज कर सकते हो। अगर आपको फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न करवाना है तो आप फ्लोट यूज करते हो। तो रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो आप void यूज कर सकते हो। void यूज करके void आप आसानी से उस फंक्शन से कोई भी वैल्यू आप रिटर्न नहीं करवा सकते हो, अगर आपने void कीवर्ड या void रिटर्न टाइप को यूज किया तो। देन नेक्स्ट है आपका मेथड का नाम, जो कि मान लो यहाँ पे एक मेथड है सम। दैट इज, इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन जो है वो सम के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है और उसके हमने कुछ पैरामीटर्स स्पेसिफाई किए। पैरामीटर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितने पैरामीटर्स आप आसानी से दे सकते हो नंबर ऑफ पैरामीटर्स इस मेथड को। तो बेसिकली ये सिंटेक्स था। उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट करके देन एंड करके हम लोग इसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट, जो भी स्टेप्स हमें उस मेथड से काम करवाना है वो स्पेसिफाई करके वो मेथड रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और एक मेथड का और बेनिफिट है, ये कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है, जिससे कि हमें प्रोग्राम में जब भी एक ही फंक्शन को, एक ही सिमिलर टाइप्स को टास्क को परफॉर्म करना है, देन हम उस टाइम इस मेथड को या इस फंक्शन को कॉल करके आसानी से उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारा एक रिस्पेक्टिव आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स है आपके क्लास के अंदर, जो कि एकदम सिमिलर होता है आपके क्लास के नेम से। और ये जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है। दैट मीन्स अगर आप कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम लिख रहे हो जावा में, देन वो जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोग्राम के पीछे एग्जीक्यूट होते रहता है। अगर हमें उस कंस्ट्रक्टर का रियल टाइम में उसका वर्किंग देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर हमेशा उस क्लास के नेम से सिमिलर होता है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ हमने एक क्लास स्पेसिफाई किया है और उसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। जहां हमने स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ ऐसे वैल्यू, कुछ एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग इसका वर्किंग चेक करने वाले हैं। तो जावा में कंस्ट्रक्टर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज एंड देन कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो मैंने बेसिकली मोस्टली जो कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं वो होते हैं आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि किसी भी टाइप के पैरामीटर्स को सपोर्ट नहीं करता है, जो कि विदाउट पैरामीटर यूज होता है, उसे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। दैट मीन्स कि ये जो कंस्ट्रक्टर है किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। देन नेक्स्ट है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कुछ पैरामीटर्स को सपोर्ट करे तो उसे हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर जब भी इनिशियलाइज होता है, एलोकेट होता है, जब हम प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है विदाउट कॉलिंग।
मतलब कि बिना कॉल किए वो जैसे ही हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस क्लास का, उसका कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा और उसके अंदर जो भी टास्क है वो एग्जीक्यूट होके हमें एक रिस्पेक्टिव आउटपुट मिल सकता है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में बस यही था, आपको बस उसके बारे में बेसिक समझना है, उतना डीप में नहीं जाना है। जब आप स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप जाके उसमें आसानी से कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन देख सकते हो। वैसे मैंने आपके नोट्स में सब एग्जांपल मेंशन कर दिया है, जिसे आप रेफर करके उसके बारे में और डीप में पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिस कीवर्ड। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट दिस कीवर्ड में कंफ्यूज रहते हैं, या दिस कीवर्ड हो को यूज क्यों कर रहे हैं हम प्रोग्रामिंग में। बेसिकली दिस कीवर्ड का यूज होता है करंट वेरिएबल को इन्वोक करने के लिए। सपोज आपने एक ही नाम के 3-4 वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज किया। मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर a इक्वल टू 10, देन इंटीजर a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 30। अगर हमें एक करंट वेरिएबल, दैट मीन्स कि ये सभी वेरिएबल क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। अब हमें उसे सिमिलर वेरिएबल को यूज करके करंट में जो लेटेस्ट हमने स्पेसिफाई किया उससे जानना है, तो हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा जो हमने लास्ट में सबसे लास्ट में जो क्रिएट किया है उसे हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स जो करंट में चल रहा है, जो करंट में यूज होने वाला है जो वेरिएबल, क्योंकि हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करते चले जाते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जो कि सिमिलर होते हैं अदर वेरिएबल से, बट वो जो करंट टाइम में जो वेरिएबल यूज हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, देन उसे एक्सेस करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसा कि आपको इस प्रोग्राम के एग्जांपल में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक स्ट्रिंग नेम नाम का फंक्शन, एक वेरिएबल क्रिएट किया है। देन यहाँ पे एक स्टाफ नाम का कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर में एक और वेरिएबल मैंने डिफाइन किया स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा स्ट्रिंग नेम था वो और ये स्ट्रिंग नेम दोनों सिमिलर है, बट यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा कि किस वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के हम अंदर हम इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हमें किस वेरिएबल को इन्वोक करना है, ये लास्ट वाला स्ट्रिंग नेम को इन्वोक करना है या फर्स्ट वाला स्ट्रिंग नेम को इन्वोक करना है। तो इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने दिस कीवर्ड का यूज किया है। दिस कीवर्ड की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, करंट में जो वेरिएबल हम लोग को यूज करना है, जो कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल हमने स्पेसिफाई किया है स्ट्रिंग नेम नाम का, उसको हम लोग यहाँ पे दिस डॉट नेम सिंटैक्स को यूज करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड का यही यूज था, जिसकी हेल्प से हम लोग करंट वेरिएबल को इन्वोक करते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिससे कि जो भी एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन है जो हमारे प्रोग्राम में अकर ना हो और हमारा प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। आज का लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन बेसिकली होता क्या है, गार्बेज कलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है जावा में, जिसके हेल्प से हम लोग जो भी वेस्टेज ऑफ मेमोरी को बचाते हैं। कि अगर हमारे प्रोग्राम में 50 MB का मेमोरी यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम हर एक मेमोरी को पहले एलोकेट कर दिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोग्राम में। अगर हमारा टास्क परफॉर्म हो जाने के बाद, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद, अगर मान लो कि हमने कुछ डेटा उसमें से रिमूव किया, कुछ ऐसे पार्ट्स रिमूव किए जो कुछ मेमोरी को स्टोर किए हुए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास 50 MB है, पहले हमने 50 MB यूज किया, देन हमने कुछ पार्ट्स उसमें से रिमूव किया, देन वहां पे क्या हो गया, 10 MB हमारा अवेलेबल है, बट हमें इसका जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म को यूज करके वो 10 MB मेमोरी है उसको हम लोग फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। तो गार्बेज कलेक्शन का यही बेसिक फंडा है कि जब भी हमारे मेमोरी को वेस्टेज बचाना है, तो जो भी मेमोरी हमने एलोकेट किया है और बाद में जब कुछ टाइम के बाद हम उस मेमोरी को, चाहे उस जो भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी जो हम यूज नहीं कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसे वो डायरेक्टली डी एलोकेट कर देता है, जो कि अदर चीजों के लिए, आगे के प्रोग्राम्स के लिए और अदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज हो सके। तो जावा ने ये गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी हेल्प से हम लोग मेमोरी को इफिशिएंटली यूज कर पाते हैं और मेमोरी के वेस्टेज को बचाते हैं। गाइज, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था, जिसमें मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट, जितने भी इस लेक्चर्स में डिस्कस होने वाले थे, हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा दिया, और होप करता हूं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाते जाते
बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, योर इंजीनियरिंग फ्रेंड, और देन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको जो भी हमारे न्यू लेक्चर्स अपलोड हो इस चैनल पे वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।